तो हमारी इस ओला को लिए हुए तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं और ये चल गई है 6,749 किलोमीटर। तकरीबन 7,000 किलोमीटर होने वाले हैं 6 महीने में। और 6 महीने में कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, वो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें हैं, कुछ सर्विस से रिलेटेड इशू हैं, कुछ इसमें आने वाले ग्लिचेस हैं, तो उन सब की आज बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं अच्छाइयों में अगर गिनाने जाऊं इसकी, तो मुझे सबसे अच्छा इसका फीचर लगा क्रूज़ कंट्रोल। टू व्हीलर में क्रूज़ कंट्रोल आने से ये फ़ायदा हो गया है कि कभी भी लॉन्ग रूट पे जाना है तो आराम से क्रूज़ कंट्रोल लगाकर आराम से अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं। उसमें बार बार थ्रोटल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रूज़ कंट्रोल पे रेंज भी अच्छी मिल जाती है। तो क्रूज़ कंट्रोल मुझे इसका काफ़ी यूज़फुल फीचर लगा और मैं इसका यूज़ भी बहुत करता हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे लगी वो है इसमें रिवर्स मोड। मतलब बाकी के टू व्हीलर्स को हमें पैर से पीछे करना पड़ता है, लेकिन इसमें रिवर्स मोड होने से ये फ़ायदा है कि हमें पैर लगा के पीछे नहीं करना पड़ता। बस रिवर्स मोड डाला और थ्रोटल को रिवर्स घुमाया और स्कूटर अपने आप धीरे धीरे पीछे होने लगता है। और इसमें जो आने वाले इशू हैं वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर इशू होते हैं तो वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ये बात भी इसकी अच्छी है। या फिर इसके ऐप में आप ऑनलाइन टिकट इशू कर देते हैं और वो टिकट ऑनलाइन ही रिजॉल्व ऊपर से कर दिया जाता है। अगली चीज़ है इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी बड़ा बूट स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है 34 लीटर का, जो काफ़ी यूज़फुल रहता है। और एक और इसका फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। मतलब कि अगर आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं किसी भी स्पीड पे और अगर चलते चलते आप थ्रोटल को रिवर्स घुमा देते हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। मतलब इसमें ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोटर अपने आप पावर बनाने लग जाती है और ब्रेकिंग जिससे होना शुरू हो जाती है। तो ब्रेक लगाने की ज़रूरत जब सडन ब्रेकिंग करना हो, अचानक से गाड़ी रोकना पड़ जाए तभी पड़ती है, नहीं तो आराम से रिवर्स थ्रोटल घुमाकर रीजनरेटिव ब्रेकिंग से गाड़ी को रोका जा सकता है। तो इससे ब्रेक का घिसाव भी कम होता है और गाड़ी की जो रेंज है वो भी बढ़ जाती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग होने से। अब इसकी थोड़ी बुराइयों की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव में मुझे सबसे नेगेटिव तो ये चीज़ लगी कि यहाँ पर जो USB चार्जिंग के लिए दिया हुआ है USB पोर्ट, तो ये पोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ये सिर्फ चार्जिंग शो करेगा। आप इसे लगाकर अगर 1 घंटा भी रखेंगे तो मुश्किल से ही फ़ोन 5% चार्ज हो पाएगा। तो ये बिल्कुल नाम के लिए इसमें दिया हुआ है, ये कोई भी फीचर ये काम का नहीं है। इससे चार्ज करने की उम्मीद आप बिल्कुल ना करें। अगली चीज़ जो है ओला में देखने को मिलती है, सभी ओला में, इसमें नहीं, कि जो इसमें ग्लिचेस हैं वो बहुत आते हैं। टेक्निकल ग्लिचेस, रोज़ कोई ना कोई ग्लिच आपको सामना करना ही पड़ेगा। कभी ऑन नहीं होगी गाड़ी, कभी पार्किंग से नॉर्मल मोड में नहीं आएगी, बार बार आपको रिबूट करना पड़ सकता है, कभी कोई बटन काम नहीं करता है। तो इस तरह के ग्लिचेस इसमें नहीं, हर एक ओला में देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी पता नहीं इस पे काम कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी ये ग्लिचेस देखने को मिलते ही रह रहे हैं। उसके बाद एक और इसमें बहुत ज़्यादा हर एक गाड़ी में मिल रहा है जो इशू ये आ रहा है कि गाड़ी चार्जिंग पे लगे या फिर कभी चलते चलते अपने आप से बंद हो जाती है। यहाँ पर ओला लिख कर आएगा और बिल्कुल डेड हो जाएगी गाड़ी, कितना भी आप बटन प्रेस करो, रिबूट करो, लेकिन नहीं होगी। तो उसके लिए यहाँ सीट के अंदर ये सीट खोल के यहाँ पे कपलर लगा होता है, उस कपलर को निकाल के फिर से लगाना होता है तो गाड़ी चालू होती है। तो ये डेड होने की दिक्कत भी बहुत है इसमें। और ये कब हो जाए डेड ये भी नहीं पता। हो सकता है घर में चार्जिंग पे लगे हो जाए, चलते चलते भी हो जाती है। मेरे साथ भी 5-6 बार ऐसा सीन हो चुका है। अगली जो इसकी बुरी चीज़ है वो है बटन। कभी कभी इसके बटन काम नहीं करते। काफ़ी टाइम से मेरा जो ये हॉर्न वाला बटन, मतलब ये पूरा इस साइड का लेफ़्ट साइड का जो ये कंट्रोल पैनल है ये काम नहीं कर रहा था। और इसका कोई शायद वायरिंग का इशू है, क्योंकि जब इस हैंडल को पूरा इधर लेफ़्ट घुमाकर सीधा करते हैं तो ये बटन काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बटन का इशू भी मेरे को देखने को मिला है। और अगली चीज़ जो है कनेक्टिविटी, इसकी ऐप की कनेक्टिविटी बहुत ही बेकार है। कभी भी ऐप डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगर आप इसमें मैप लगा के चलेंगे तो मैप कुछ देर तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद ऐप डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो मैप चलना भी
बंद हो जाएगा। तो ऐप बिल्कुल बेकार है इनकी, कभी कनेक्ट होगी कभी नहीं होगी, और इसी की वजह से प्रॉक्सिमिटी अनलॉक में भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक कभी काम करता है कभी नहीं करता है, तो कनेक्टिविटी का इशू रहता है इसमें। अगला जो इशू है वो है फुटरेस्ट का। फुटरेस्ट जो है ये इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही रद्दी लगी। बिल्कुल यहाँ तक ऐसे चले जाते हैं, इस पर पैर रखो तो इधर को फिसलता रहता है पैर। तो ये फुटरेस्ट, तो ये तो ऐसी चीज़ है जो सुधारी जा सकती है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत बुरी लगी, इसके फुटरेस्ट मुझे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अगली मुझे ये चीज़ लगी, इनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है पता नहीं वो क्या है, लेकिन तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं मेरी गाड़ी को, 10 दिन के बाद 6 महीने हो जाएंगे। तो अभी तक मुझे इसकी आरसी रिसीव नहीं हुई है, और ये लोग बताते हैं कि 60 दिन में आपको आरसी मिल जाएगी। और अगर आरसी मिलने में देर हो रही है तो आप एम परिवहन ऐप से जो सॉफ्ट कॉपी है वो ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी तो हाँ अवेलेबल है, लेकिन आरसी की फ़िज़िकल कॉपी अभी तक मुझे नहीं मिली है। और इसमें मुझे स्टार्टिंग में लोकेशन का इशू आया था। जो इसकी ऐप है, ऐप में लोकेशन जो है लखनऊ की दिखा रहा था। तो 1 या 1.5 महीने तक वो इशू इसमें रहा। मैंने सर्विस सेंटर में भी कंप्लेंट किया, ऑनलाइन भी इशू रेज़ किया, इनके कस्टमर सपोर्ट को ईमेल भी डाला, कस्टमर केयर को भी कॉल करा, लेकिन कुछ भी उससे नहीं हुआ। फिर 1-1.5 महीने के बाद अपने आप ही वो लोकेशन ठीक हो गई। और उसके बाद मुझे इसमें ये एक दिक्कत ये लगी कि जब आप नई ओला लेते हैं तो उसका पासकोड स्टार्टिंग में रहता है 11111, यानी कि 6 टाइम 1 पासकोड रहता है। और उस पासकोड को आप 2 दिन तक या 2 से 3 दिन तक चेंज नहीं कर सकते, वो डिफ़ॉल्ट रहता है जब तक आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं होती, या इनका कुछ प्रोसेस है ऐसा जिसके बाद ही आप पासकोड को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगी कि ये ऐसी चीज़ है जो इंस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि 1111 को बहुत कॉमन पासकोड है और सबको पता है, तो गाड़ी कहीं से भी चोरी हो सकती है। तो ये चीज़ तो ऐसी है जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसके लिए ऐसा इनको करना चाहिए कि इंस्टेंट पासकोड बंदा चेंज कर पाए गाड़ी शोरूम से निकालने के बाद। और इसमें एक चीज़ ये है कि इसकी नंबर प्लेट बहुत नीचे है और ये पोर्शन काफ़ी पीछे को निकला हुआ है। तो यहाँ पर जो है और व्हीकल्स के टायर लगने से या कहीं पार्किंग में बैक करने से ये यहाँ पे टच होती रहती है, और ये नंबर प्लेट बिल्कुल ऐसे बेंड हो जाती है, राउंड हो जाती है। तो ये बहुत बुरी लगती है देखने में। और इसकी एक और मुझे ख़राब बात ये लगी कि इसकी पेंट और प्लास्टिक क्वालिटी, बहुत ही घटिया पेंट और प्लास्टिक क्वालिटी है। ये यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये इस पर मैंने लेमिनेशन चढ़वाया था, तो उसका जो कटर था उससे यहाँ पर एक ऐसा कट लगा कि इसका पेंट ही बाहर आ गया। और ये यहाँ पर दिखता होगा आपको, ये ऐसे इतना घटिया क्वालिटी का पेंट है इनका कि नाखून से रगड़ने से ही पेंट इसका हट जाता है। वो प्लास्टिक क्वालिटी भी बेकार है, तभी इस पेंट को ये प्लास्टिक जो है सपोर्ट नहीं कर पा रही है। इसमें स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि ये प्लास्टिक से चिपक पाए। तो पेंट और इसकी प्लास्टिक क्वालिटी तो बेकार है ही। और जो पैनल गैप्स की बात है वो तो मैं पहले भी बता चुका था। इसमें जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस दिया था, 15 दिन के हो गए थे जब इस गाड़ी को लिए हुए, तो उसमें भी मैंने बताया था कि पैनल गैप इसमें बहुत हैं। और एक और चीज़ कि ये यहाँ पर जो ये है डिस्प्ले, इसमें से आवाज़ बहुत आती थी, खटखट 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 की। और ये लाइट इसकी बहुत नीचे थी, तो लाइट सर्विस सेंटर में भी मैं ऊपर करवाने गया तो उन्होंने भी बस ऐसे कहा कि हो गई। और जब मैं वहाँ से चला आया, मैंने देखा रात में चला के गाड़ी, तो लाइट जैसी की तैसी थी। तो ये मुझे खुद से करना पड़ा लाइट ऊपर, और ये खटखट खटखट की आवाज़ आती थी, तो इसको भी मैंने खुद ही इसे खोल के फिक्स किया, तो इसमें से आवाज़ आना बंद हुई है। और ओला की ऐप पे अभी एक राइड द रेवोल्यूशन करके इन्होंने कोई कॉन्टेस्ट चलाया है, जो इनकी ऐप में दिखा रहा है कि सिंगल चार्ज में गाड़ी कितनी ज़्यादा जा सकती है। तो उसमें ये स्क्रीनशॉट मैं इसका लगा दूंगा इसमें, कि इसमें इतनी ज़्यादा रेंज लोग कैसे निकाल पा रहे हैं। इसकी सर्टिफाइड रेंज है 151 किलोमीटर, और ये रियल लाइफ में चलती है 100 किलोमीटर, लेकिन लोग इससे 300-300 किलोमीटर कैसे जा रहे हैं, ये बात मेरे को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। अब क्या पता नहीं कि वो पहाड़ों पे से नीचे आते हैं, डाउनहिल राइडिंग कर रहे हैं, जिस वजह से 300-300 किलोमीटर रेंज आ रही है। मेरी तो कभी 100 किलोमीटर से ऊपर नहीं गई,
रेंज। अब मैं कुछ अपने सर्विस के ऊपर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ओला को अपनी सर्विस सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर सर्विस नहीं सुधरेगी इनकी तो इनकी गाड़ी भी नहीं चल पाएंगी रोड पर। मेरे साथ ऐसा हुआ कि चलते चलते मेरी गाड़ी अचानक से डेड हो गई। पीछे मोटर से आवाज़ आई घर की, और जो इसकी बैटरी थी 80% से वो आ गई 40% पे। अचानक से बैटरी गिर गई और सिस्टम इशू यहाँ पर लिखकर आने लगा। मैंने रिस्टार्ट की, नहीं चली। कस्टमर केयर को कॉल किया, नहीं उठाया। इनके सर्विस सेंटर पे कॉल किया, नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैंने RAC बुक की तो उन्होंने कहा कि RAC आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन 2 दिन तक RAC नहीं आई। 2 दिन तक RAC का वेट करने के बाद मैं खुद से इसको लाद के सर्विस सेंटर ले गया, और लाद के ले जाने में ये सारे स्क्रैचेस वगैरह इस पे आ गए। तो लाद के ले गया जब मैं, तो पता चला सर्विस सेंटर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। और दूसरे सर्विस सेंटर पे जब मैं वहाँ ले गया तो उन्होंने कहा कि इसकी मोटर ही ख़राब हो गई है और आपको गाड़ी छोड़ना पड़ेगी। तो मैं गाड़ी वहाँ पर छोड़ कर आया, सर्विस सेंटर के बाहर ही मैं छोड़ कर चला गया। वहाँ उनका बंदा खड़ा था, और जब मैंने 4-5 दिन के बाद अपने एक दोस्त को भेजा, मैंने कहा देख कर आना, ये लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, गाड़ी में क्या किया, काम किया नहीं किया। तो उसने देखा कि गाड़ी सर्विस सेंटर के बाहर ही खड़ी थी। मतलब 5 दिन तक गाड़ी ऐसी की ऐसी बाहर खड़ी रही, ना उन्होंने छुआ, और यहाँ तक कि सर्विस सेंटर के अंदर भी नहीं की। तो धूप में, बारिश में गाड़ी बाहर ही खड़ी रही। उसके बाद फिर जब उसने कहा उससे जाके, तो उन्होंने टिकट रेज़ किया। फिर OTP आई मेरे पास, तो मैंने OTP शेयर की। उसके बाद इन्होंने मुझे 8 दिन के बाद गाड़ी ये वापस दी, और जब मैं गाड़ी लेने गया तो इसका ये मिरर गायब था। फिर मैंने उनसे कहा कि ये मेरा मिरर गायब है, तो उन्होंने किसी और ओला का ये नया मिरर निकाल कर इसमें डाला है। लेकिन इस मिरर को टूटे हुए तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, लेकिन ये मिरर अभी तक ओला को नहीं ला के दे मिला है मेरा। कितनी बार मैंने ऑनलाइन भी इसके लिए टिकट इशू किया है और सर्विस सेंटर में भी कहा है, लेकिन ये मिरर इनके पास अभी भी नहीं है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ है और ये तो टूटती ही रहती है, तो ये चीज़ तो स्टॉक में होनी चाहिए, लेकिन ये भी अभी तक ओला के पास नहीं है। और जब मैं फिर गाड़ी लेने के लिए सर्विस सेंटर पे गया तो उन्होंने बताया कि इसकी मोटर के साथ साथ इसका जो मोटर कंट्रोल यूनिट है, ये यहाँ पर लगा है, ये भी ख़राब हो गया। तो ये मोटर, हब मोटर विद टायर भी इसके साथ आता है, टायर भी चेंज हुआ है, और ये मोटर कंट्रोल यूनिट, ये दोनों चीज़ें चेंज हुई हैं। और ये कब चेंज हुई हैं? जब गाड़ी 5-6 महीने पूरे हुए हैं गाड़ी में, मतलब 6 महीने भी अभी इसको नहीं हुए हैं, और इसका मोटर और कंट्रोलर दोनों ही चेंज हो गया है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो ये वारंटी में था, कवर हो गया, लेकिन इसकी जो कीमत है मोटर की 16,777 या 70 रुपये है, और शायद 7,500 का ये कंट्रोलर भी है, 7.5 से 10 के बीच कुछ है। तो ये करीब खर्चा हो गया तकरीबन 25,000 का। तो 25,000 अभी वारंटी में था तो ठीक है, हो गया, लेकिन जब वारंटी इसकी चली जाएगी 3 साल के बाद, फिर 25,000 इस गाड़ी में कौन लगाएगा? कौन इतना बड़ा इसका खर्चा उठा पाएगा कि 5 महीने के बाद इसकी मोटर फूक जाती है और 25,000 का खर्चा आ जाता है। और इसमें कुछ इन्होंने ये रिपेयर भी नहीं करते हैं। मोटर ख़राब हुआ सीधा मोटर चेंज होगा, कंट्रोलर ख़राब हुआ सीधा कंट्रोलर चेंज होगा, ECU ख़राब हुआ सीधा ECU चेंज होगा। मतलब रिपेयर का कोई खाना है ही नहीं, पूरा पार्ट ही ये लोग चेंज कर देते हैं। इस वजह से इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। मोटर तो मेरी गाड़ी की चेंज हो गई, लेकिन ये मोटर चलने पर 50-55 की स्पीड पे चलने पे नॉइज़ कर रही है। अब भी इसमें से आवाज़ आ रही है, और सर्विस सेंटर वालों ने ये इस कंडीशन में गाड़ी दी है। मैंने अभी वॉश भी नहीं की है दिखाने की वजह से। मतलब वॉशिंग और क्लीनिंग का तो इनके पास कोई फंडा ही नहीं है। जैसी गाड़ी दोगे उससे ज़्यादा गंदी ही करके देंगे, सफाई बिल्कुल ये नहीं करते हैं। और सर्विस ओला की कैसी है वो सभी जानते हैं, बिल्कुल बेकार सर्विस है, हर एक जगह पर बेकार है। और इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं बनाया है जिससे हम शिकायत कर पाएँ। कोई इनके पास ऐसा ऑफिसर नहीं है, कोई ऐसा कंप्लेंट नंबर नहीं है जिससे अगर हमारी जो समस्याएं हैं वो रिजॉल्व नहीं हो रही हैं तो हम शिकायत कर पाएँ। हम शिकायत ही नहीं कर पाते हैं किसी से। इनका जो कस्टमर केयर नंबर है वो भी कुछ भी इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। जो इनका ओला सपोर्ट ईमेल है वो भी कोई ज़्यादा काम का नहीं है। सर्विस सेंटर वाले ही जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और सर्विस सेंटर में भी कोई
आप सीधे जो टेक्नीशियन है उन्हीं से ही डील करते हैं, कोई इनका ऑफिसर नहीं होता, कोई इनका मैनेजर नहीं होता है। तो शिकायत करने का इन्होंने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया है, जो कि मेरे हिसाब से ज़रूर होना चाहिए और हर एक कंपनी में होता है। तो ये था मेरा पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस, और अब तक इसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं, कैसा मुझे लगा है। तो मैंने आई थिंक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो मैं दोबारा से वीडियो बना के उसको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ओला को यही कहूँगा कि सर्विस आपको सुधारने की अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बाकी के मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।